Everyone, welcome back to my channel Excel in Psychology. This is Amisha Sharma. Today we are going to start Unit 3, Block 1 of BPCC 109, which will be very helpful for bachelor students, especially those students who will give exam in December. I want to add something in this video that please contribute my channel by liking, sharing and subscribing. It will be my great pleasure. Thank you so much. Now let's start. Today my topic is Vygotsky's socio-cultural perspective on cognitive development. देखिए, पियाजे की थ्योरी को उन सभी साइकोलॉजिस्ट ने चैलेंज दिया था जो ये सोचते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में सोशो कल्चर का रोल होता है, यानी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका विदाउट सोसाइटी और आपका विदाउट कल्चर नहीं हो सकता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की थी, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। 1896 में इनका जन्म हुआ, 1934 में इनकी डेथ हुई थी। देखो, ये बहुत ही छोटे यानी 1934 में 37 साल के थे जब इनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ किस वजह से हुई थी? ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। इनको ट्यूबरक्लोसिस था और ये माना जाता है कि इनकी जितनी भी रिसर्च थी वो सारी इनकी रशियन में थी, यानी रूसी। इनका सारा का सारा जो काम था वो रूसी में था। तो इनकी जो बेसिकली रिसर्च है वो कब उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। उनकी रिसर्च चली हुई थी तो उसमें कोल्ड वार के टाइम, जब अमेरिका सोवियत का कोल्ड वार था, तो उनके स्ट्रेसफुल इवेंट्स में इनकी रिसर्च थी। तो देखो, इन्होंने क्या बोला है बेसिकली, जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ये बोलते हैं कि बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर उसकी सोसाइटी और उसके कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये मानते हैं, देखो बच्चा जब सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के साथ इंगेज होता है, ठीक है, सोसाइटी में इंगेज होता है, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, अपने कल्चर के बारे में जानता है, तो बच्चे के ऊपर उनकी सोसाइटी का बहुत इफेक्ट होता है। तो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है, उसकी थिंकिंग, उसकी मेमोरी, उसकी लर्निंग, ये सारी चीज़ें बच्चे की इन्हेंस होते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि देखिए, उन्होंने कोग्निटिव टूल्स वाइगोत्स्की ने दिए थे जो कल्चर के द्वारा शेप किया जाता है, यानी कल्चर के द्वारा ये शेप होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कोग्निटिव टूल्स हैं। इन्होंने इस टूल्स में क्या क्या थे, आपकी लैंग्वेज, आपकी राइटिंग, आपकी नंबर सिस्टम, आपका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, ये सारे टूल्स में थे। यानी इनकी लैंग्वेज से, राइटिंग से, नंबर सिस्टम, साइंटिफिक टूल्स, ये आपका कल्चर के द्वारा इनको शेप दी जाती थी, ठीक है। तो ही रिजेक्ट रिडक्शनिस्ट मॉडल ऑफ कॉग्निटिव डेवलप एंड प्रपोज्ड बाय बिहेवियरिस्टिकली ओरिएंटेड साइकोलॉजिस्ट। देखो, रिडक्शनिस्ट वो होते हैं जो आपके बिहेवियरिज्म को के स्कूल को फॉलो करते हैं, तो इनके साथ इन्होंने उनको रिजेक्ट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? believed child was an active constructor of one's own knowledge। देखो, जो ये रेडिकल होते हैं या रिडक्शनिस्ट होते हैं, वो किस पर, जैसे पियाजे रेडिकल सोच के थे, पियाजे आपके रिडक्शनिस्ट थे, तो वो क्या बोलते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का खुद निर्माता होता है। यानी बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, अपने ज्ञान को खुद बनाता है, उसको किसी की नीड नहीं होती है। बट जो आपके वाइगोत्स्की थे वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते थे। वो ये मानते थे ये ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट को हम, वाइगोत्स्की की मानना ये था, देखो पियाजे क्या मानते थे कि बच्चे को सोसाइटी और कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यार, बच्चे का डेवलपमेंट तो खुद होता है। बट वाइगोत्स्की क्या मानते थे कि बच्चे के डेवलपमेंट को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उनके सोसाइटी पर, उनके कल्चर पर फोकस करेंगे। ओके,
तो ये हमारे वाइगोत्स की बताते हैं। तो उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका फ्रेंड कैसे हैं, उनके कलीग्स, उनके टीचर, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपका करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लार्जर जैसे सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स बताए, लाइक आर्ट। देखो हर एक स्टेट की अपनी आर्ट होती है, ठीक है। अब उस मान लो मैं हरियाणा स्टेट की हूँ, मेरी अलग आर्ट है, ठीक है, अलग कल्चर है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैं दिल्ली की हूँ तो मेरे दिल्ली की अलग कल्चर होगा, तो मैं उनको एडप्ट करूँगी। ओके, तो उसके बाद आपकी लैंग्वेज, आपके कल्चर को आप ये बोलते हो कि हम बच्चे के, अब मान लो कि आप केरला साइड के बच्चों को कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज़ वहाँ उनकी जो सोसाइटी होती है वो बहुत इंटेलेक्चुअलिटी डेवलपमेंट पर बच्चे की फोकस करती है, ठीक है। तो वो ये मानते हैं कि बच्चे का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो आपका खाली खुद नहीं बनता है, उनके पेरेंट्स पर, कैसा इन्वायरमेंट है उस पर बहुत फोकस आपके करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स लाइक आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर को आपका नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ एक मिनट, तो मैं आपको बता रही थी कि बच्चे के डेवलपमेंट पर, चाहे वो उसके कोई भी एस्पेक्ट हो डेवलपमेंट का, सब पर उसकी सोसाइटी और उनके कल्चर का डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ इंडिविजुअली इंटरपर्सनल जो उनका वर्ल्ड होता है, लार्जर सोशल डोमेन्स होते हैं उनके उनके बीच का इंटरएक्शन आपका होता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि पियाजे ने सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को तो बिल्कुल इग्नोर किया है, हाँ जी किया है। उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, बाहर की जो वर्ल्ड है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब क्या बताया है कि आपकी जो प्ले मटेरियल होते हैं, यानी आपके जो स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, उसके थ्रू खोज सीखने, यानी उसको डिस्कवर जो करने में बच्चे पर फोकस किया है। यानी उन्होंने बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो आपके बोला है ना कि पियाजे ऑन दी अदर हैंड लेड मोर इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड्स फिजिकल वर्ल्ड दैन द सोशल वर्ल्ड। उन्होंने एम्फेसाइज किया है लर्निंग बच्चे कैसे सीखते हैं, प्ले मटेरियल से। उन्होंने बोला है ना कि ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कवरी लर्निंग थ्रू प्ले मटेरियल। जबकि वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, वाइगोत्स्की ने फोकस किया कि बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ, अपने एडल्ट्स के साथ इंटरेक्शन करेगा बाय सोशल लर्निंग या फिर डायरेक्ट सपोर्ट या फिर इंस्ट्रक्शंस, तो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका इंक्रीज होगा। तो उसके बाद इन्होंने 2 मेजर प्रीमिसेस दिए हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी ने, वो मैं आपको बताऊंगी उनके क्या क्या थे। नंबर 1, कोग्निटिव प्रोसेस आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी जो भी आपका कोग्निटिव प्रोसेस है वो आपका सोसाइटी कंस्ट्रक्ट उनको करती है। नंबर 2, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर सिग्निफिकेंट बहुत रोल प्ले आपका करती है, जो कि सोशल फिनोमिना और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में लिंक क्रिएट करते हैं। यानी देखो मैंने क्या बताया था, हर एक स्टेट की अपनी हिस्ट्री होती है, यानी हर एक फैमिली की भी अपनी हिस्ट्री होती है, लैंग्वेज होता है, हर एक का अपना अपना कल्चर होता है, फैमिली का अपना अलग कल्चर होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते, हम ब्रॉड लेवल पर नहीं देखेंगे, हम इसको पहले छोटे लेवल पर देखेंगे। हर एक फैमिली की अपनी हिस्ट्री होती है, हर एक फैमिली की अपना कल्चर होता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी आप देख सकते हो कि अलग अलग फैमिली के मेंबर्स का भी अलग अलग टाइप की थिंकिंग होगी। आप एक फैमिली में 5 मेंबर हो तो पांचों का नेचर भी आपका अलग अलग होगा ना। तो उसमें क्या बोलते हैं कि ये जो हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ये सोशल फिनोमिना और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में आपकी लिंक क्रिएट करते हैं, ये इन्होंने बोला। नंबर 3, learning and development of higher mental functioning take place with a zone of proximal development, यानी ZDP। ZDP में हायर मेंटल फंक्शन
लर्निंग और डेवलपमेंट होते हैं। अब मैं जेडीपी के बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो ये 3 हमारी प्रीमिसेस थी वाइगोत्स्की की थ्योरी की। हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाइगोत्स्की की अप्रोच। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि 4 इंटर रिलेटेड आपकी लेवल्स होते हैं जो बच्चे के इन्वायरमेंट के साथ आपका इंटरएक्ट करते हैं। दीज आर माइक्रोजेनेटिक, ऑन्टोजेनेटिक, फिलोजेनेटिक एंड सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। माइक्रोजेनेटिक क्या होता है? वे उन चेंजेस से हैं जो लार्ज स्केल पर होने वाले चेंजेस की कंपैरिजन शॉर्ट टाइम में ज़्यादा होते हैं, लाइक सेकेंड, डे, आवर्स। हम बोलते हैं ना कि पल पल हमारा चेंज होता रहता है हमारी बॉडी में, तो ये आता है माइक्रोजेनेटिक। ऑन्टोजेनेटिक क्या होता है? ये आपका लाइफ टाइम वाला डेवलपमेंट होता है। ओके, उसके बाद आपका फिलोजेनेटिक डेवलपमेंट, ये क्या बोलते हैं? ये इसमें आपको ना फिलोजेनेटिक में लाइक हम इसमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को अप्लाई करते हैं जिसकी थ्योरी इवोल्यूशन थी। ये इसमें हमें टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम हमें लगता है, बट इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका इवोल्यूशनरी टाइम होता है, यानी मिलियंस ईयर हम कह सकते हैं, ये आपके फिलोजेनेटिक में होता है। यानी इवोल्यूशनरी टाइम में होने वाली चेंजेस वो होता है आपका। एक पहले मंकी थे, फिर धीरे 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 अब हम ह्यूमन हैं, तो ये चेंज होता है वो फिलोजेनेटिक होता है। ये बायो की टर्म है बेसिकली आपकी। उसके बाद आपको इन्होंने बोला है सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी स्पीसीज़ की हिस्ट्री की स्टडी करना, उनको समझना। ओके, अलग अलग स्पीसीज़, ये नहीं है कि हाँ भाई हम होमोसेपियंस है तो हमारी ही स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़, चाहे वो आपकी बर्ड की हो, चाहे वो आपकी किसी एनिमल की हो, किसी ऑर्गेनिज्म की हो, तो स्पीसीज़ की हिस्ट्री की स्टडी करना, लाइक रेप्टाइल्स हैं उनकी क्या स्टडी है, आपके ये बर्ड्स हैं, आपके ये क्या क्या होते हैं ये, अरे ये प्लांट्स की भी। तो अलग अलग स्पीसीज़ की हिस्ट्री जो होती है उसको स्टडी करना, उनको समझना, ये बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसमें इंसाइट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली टाइप्स से डेवलपमेंट के जो हमारी वाइगोत्स्की की अप्रोच के मेजर कॉन्सेप्ट जिनको माना जाता है। इन्होंने बोला है कि न्यू कल्चरल टूल्स और जो सोशो कल्चर को रिजल्ट के बिहाफ पर हम ह्यूमन मेंटल फंक्शन में हिस्टोरिकल चेंजेस को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। इन्होंने बोला ना, historical changes occurring in human mental function as a result of new cultural tools and socio-cultural activities was given importance। यानी स्पीसीज़ की हिस्ट्री की स्टडी करके उनको समझना ये बच्चे के डेवलपमेंट में इंसाइट प्रोवाइड करा सकती है, एक जिसको बोलते हैं हिंदी में इन अंतर्दृष्टि। ठीक है, वो आपको दे सकती है। न्यू कल्चर टूल्स एंड सोशो कल्चर के रिजल्ट के बिहाफ पर ह्यूमन मेंटल फंक्शन में हिस्टोरिकल चेंजेस को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। हिस्टोरिकल चेंजेस जैसे हमारी हिस्ट्री में भी चेंजेस हुए हैं, पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में देखो तो कितना चेंज है, तो ये बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखो हिस्ट्री पहले के कल्चर में अब के कल्चर में, पहले हर फेस्टिवल को कैसे मनाते थे, अब फेस्टिवल से हमें याद नहीं रहते हैं। पहले क्या फ़ोन होते थे? नहीं, अब फ़ोन का कल्चर है। तो देखो हमारी सोसाइटी में हमारे जो ये कल्चर है उसमें भी आपका चेंजेस होता है और वैसे ही आपका डेवलपमेंट भी होता है। पहले के बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता था रैदर दैन नाउ। ठीक है, अब पहले के बच्चों के कंपैरिजन में अब के बच्चों को कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हम माना जाता है कि यहाँ क्यों एआई है। आपके पहले कहाँ एआई थी, पहले फ़ोन भी नहीं होते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। देखो टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन में इन्होंने क्या बोला है कि हैविंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड सोशल सिचुएशन। कि देखो जब हमारी सोशल सिचुएशन और वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना,
इसको भी हम बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि यार घर रहकर किसी का इतना इंटेलेक्चुअल आप एडेप्टेशन नहीं कर सकते हो। आप बाहर जाओगे, आप दुनिया के साथ इंटरेक्ट करोगे, आप वर्ल्ड टूर कीजिए, आप इंडिया का टूर कीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। इसी से तो आपकी ओपननेस, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तभी तो आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। आप बाहर नहीं जाओगे, आप लोगों से मीटअप नहीं करोगे, आपका सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? वो सोशल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा तो कोग्निटिव डेवलपमेंट भी आपका इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन में ये होता है कि आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हो, और एक्सपीरियंसेस से ही हमारा डेवलपमेंट अच्छा होता है। पता होगा इस चीज़ का आपको, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। और वो हम कैसे होते हैं, जब हम इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद वाइगोत्स्की की मानते हैं कि जो इन्फेंट होता है ना, जो शिशु होता है, उसके पास बहुत लिमिटेड मेंटल फंक्शंस होते हैं, इतना ज़्यादा उसके पास। तो ये देख लो कि 7-8 महीने के बाद तो उसकी याददाश्त आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसको हम बोलते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग उस स्टेज में। तो ना इनके बहुत लिमिटेड मेंटल फंक्शंस होते हैं, लाइक सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, या फिर आपकी मेमोरी। ये सारी चीज़ें इन बच्चों के अंदर होती हैं। तो ये इसमें क्या बताते हैं कि ये जो बच्चे के अंदर तो इतनी ज़्यादा मेंटल फंक्शंस होते नहीं हैं, तो ये जो फंक्शंस है ना, वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, और बहुत ही मोर सोफिस्टिकेटेड जिसको बोलते हैं वो हमारे होते हैं, यानी हायर ऑर्डर फंक्शंस बाय इंटरवेंशन ऑफ सोशियो कल्चर फैक्टर्स। चलो, बच्चे के अंदर इतने लिमिटेड मेंटल फंक्शंस होते हैं, हम इसको मानते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो ये लिमिटेड मेंटल फंक्शंस हैं, वो आपके फिर धीरे 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 वो इतने हायर ऑर्डर के कैसे हो जाते हैं? वो हायर ऑर्डर के मेंटल फंक्शंस इस वजह से होते हैं बिकॉज वो अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो कॉलेज जाते हैं, फिर वहाँ उनके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फिर धीरे 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 ऐसे वो खुद को, फिर जॉब उनकी लगती है, जॉब के बाद अपने कलीग्स, ऑफिस, तो उनका ऐसे उनके जो मेंटल फंक्शंस है जो लिमिटेड थे, अब वो उनके हाई ऑर्डर वाले फंक्शंस आपके उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें बोला है कि जो कल्चर होता है ना, वो बच्चे को के अंदर एबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी और वो कौन सी एबिलिटी होती है आपकी? डाइवर्जेंट थिंकिंग। कल्चर बच्चे को प्रोवाइड करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन में सोचे, एक डायरेक्शन में वो ना सोचे। ठीक है, जो बच्चे हैं वो थिंकिंग एक्वायर करते हैं। अच्छा, किसी दूसरे बच्चे को देखेंगे कि ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अपने कल्चर से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो अपनी लेते हैं, एक्वायर करते हैं, इंटरेक्शन करेंगे जो कुछ सिग्निफिकेंट। अब मान लो, टेक एग्जांपल, मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है। अब मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो अब मुझे तो पता नहीं है कैसे क्या होता है, तो मैं किसी ऐसे बंदे को देखूंगी ना जिसको न्यूमरोलॉजी आती होगी, तो मैं उसके पास जाऊंगी, उससे सीखूंगी, उसकी क्लासेस लूँगी, उनकी वर्कशॉप अटेंड करूंगी। तो उससे क्या होगा? तो वो चीज़ मैंने एक सोसाइटी का मेंबर है, उससे मैंने सीखी है, एक्सपीरियंस मैंने लिया, नॉलेज मैंने ली, अब मैं उस नॉलेज को एक्सपेंड करूँगी, फिर मैं और दूसरी जगह एक्सपेंड करूँगी। तो इससे क्या होगा? तो ये चीज़ें मेरे कोग्निटिव डेवलपमेंट को, मेरी इंटेलेक्चुअली जो फैकल्टी होती है उसको इंक्रीज़ करेगी, और दूसरों को भी इंक्रीज़ करेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो ये क्या होती है कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट जब सोसाइटी के साथ जो सिग्निफिकेंट अदर्स है, लाइक मेरे लिए मेरे जो न्यूमरोलॉजी के टीचर है वो सिग्निफिकेंट है, तो उनके साथ इंटरएक्शन करने से ही हमारे क्या होती है, आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है। तो ये जो टूल्स होते हैं इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन के, वो आपके बेसिक फंक्शंस में यूज़ होते हैं, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड वेज होते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं, वो अपने चैलेंजेस को, जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस होते हैं उसको एडप्ट करने, बेटर तरीके से वो उनके एडप्ट कर सकते हैं। तो ये आपका था, इसमें जो हमने पढ़ा टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन।
अब हम पढ़ेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी में लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की का व्यू था कि हायर ऑर्डर कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं सोशल वर्ल्ड में स्टार्ट होते हैं। ये तो चीज़ है, ठीक है। कोई भी चाहे हायर हो चाहे लोअर हो, आपकी सारी की सारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी सोशल वर्ल्ड में ही स्टार्ट होती हैं। अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने भी वो अपने टीचर से मैंने कहीं ना कहीं गूगल की हेल्प से, किसी ना किसी भी की हेल्प से मैंने ये चीज़ें सीखी है ना। मान लो मैंने बुक से ही पढ़ा है, तो बुक भी तो किसी ने बनाई होगी ना किसी के तो एक्सपीरियंसेस होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें, हम जितनी भी हायर कोग्निटिव एबिलिटीज़ होते हैं वो हमारी सोशल वर्ल्ड में स्टार्ट होती है, और ये फर्दर बच्चे की जो साइकोलॉजिकल एरिया होता है उसमें इंटीग्रेटेड होती है। उन्होंने बोला ना कि वाइगोत्स्की वाज ऑफ द व्यू दैट हायर ऑर्डर कोग्निटिव एबिलिटीज बिगिन इन द सोशल वर्ल्ड एंड देन बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द चाइल्ड साइकोलॉजिकल एरियाज। तो वाइगोत्स्की का व्यू था कि हायर ऑर्डर कोग्निटिव एबिलिटीज तो सोशल वर्ल्ड में ही आपकी स्टार्ट होती है सोशल, और ये फर्दर बच्चे की जो साइकोलॉजिकल एरिया में इंटीग्रेटेड होती है। मान लो मैंने कुछ चीज़ें सीखी, अब वो चीज़ें मैंने सीखी तो वो मेरे साइकोलॉजिकल एरिया में जाएंगी ना। मैंने साइंस की एक थ्योरी समझी, एक न्यूमेरिकल मैंने समझा, अब मैंने वो किसी टीचर से, ट्यूटर से, स्कैफोल्डिंग से सीखा, तो उससे क्या होगा कि वो मेरे माइंड में साइकोलॉजिकली इंटीग्रेटेड आपके हो जाएंगे इस एरिया में। तो जो थॉट्स हम एक्वायर करते हैं वो बाद में लैंग्वेज में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। जो हम थॉट्स एक्वायर करते हैं वो हमारे लैंग्वेज में चले जाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज नहीं होती, इफ़ लैंग्वेज नहीं होती तो क्या हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो लैंग्वेज एंड थॉट, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना कल्चर एंड थॉट, कि भाई कल्चर का और थॉट का आपका कैसे कैसे लिंक होता है, हर कल्चर के भी थॉट्स अलग अलग होते हैं। वैसे ही लैंग्वेज हम देखें तो लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है आपके, जिससे हम, कल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है जिससे हम अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, बिलीव्स को सोशल वर्ल्ड से लेकर अपने सेल्फ तक पहुंचाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ एक लैंग्वेज के थ्रू, बिकॉज लैंग्वेज ये टूल है। अब आप मेरी लैंग्वेज से सीखोगे कि हाँ मैं ये क्या बता रही है, आप उसको अपने, मैं वर्ल्ड का ही पार्ट होंगे ना, आपकी सोसाइटी का पार्ट हो ना, आपने मेरे से उस चीज़ को एमिट किया और उसको अपने अंदर, अपने सेल्फ तक आप लेकर गए। तो उन्होंने बताया कि बच्चे ना लैंग्वेज को इंटरनलाइज करते हैं, यानी मैं आपको कुछ चीज़ समझा रही हूँ, आप मेरी लैंग्वेज को अपने अंदर समाहित करोगे और उसको फिर उसको आपने वो जो चीज़ सीखी फिर आप वो दूसरे बंदे से बताओगे, उसको सोशल वर्ल्ड में यूज़ करोगे या फिर अपनी लाइफ में उसको यूज़ करोगे, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच और सेल्फ टॉक। वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच और सेल्फ टॉक पर भी फोकस किया है कि बच्चे अपने खुद से भी बात करते हैं, उनकी प्राइवेट स्पीच भी होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट टॉक में, इससे क्या होता है कि बच्चे के चाइल्डहुड में होते खुद पे खुद बात करते रहेंगे, ठीक है। एक जब इंसान बूढ़ा होता है ना तब भी प्राइवेट टॉक होती है, ठीक है। तो नेटिव लैंग्वेज इज़ डीपली रूटेड इन कल्चर, जो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज होती है वो उसके कल्चर से बहुत डीपली रूटेड होती है। मैंने ऊपर वाले टॉपिक में भी बताया था कि नेटिव लैंग्वेज से बच्चे अपने, मान लो मैं हरियाणा की हूँ तो मैं गुजरात की, मान लो कि मैं गुजरात की हूँ तो मुझे गुजराती लैंग्वेज आती है। अब तो मुझे जो गुजराती लैंग्वेज आती है अब वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो मेरे आसपास सभी को गुजराती आती है तो मुझे गुजराती सीखनी पड़ेगी, मेरे पेरेंट्स को गुजराती आती है तो मुझे वो सीखनी पड़ेगी। अब जो मैंने वो गुजराती लैंग्वेज सीखी है तो उससे क्यों सीखी है, क्योंकि जो भी मेरे, अब मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही नहीं सीखूंगी तो मैं अपने कल्चर को कैसे पता चलेगा मुझे। तो नेटिव लैंग्वेज का, मान लो मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे हरियाणा की लैंग्वेज अब बोली आपकी आनी चाहिए, अब मुझे आएगी तो उससे क्या होगा, मैं अपने कल्चर वैल्यूज़ है, जो कॉस्ट्यूम्स है उसको वो मैं प्रोमोट करूँगी, ओके। तो ये लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कल्चर में, ओके।
उसके बाद क्या होता है कि इट इज़ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द जेनेटिक लॉ ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। ये तो जेनेटिक लॉ है आपके कल्चरल डेवलपमेंट का, ठीक है। आपको भाई जिस माहौल में हम रहेंगे वैसे वैसे तो लैंग्वेज सीखेंगे, तो जेनेटिक है। अब ये तो है नहीं कि हाँ भाई मैं होते ही मुझे आ गई स्पेनिश लैंग्वेज, वो तो जेनेटिक लॉ है, जो मेरे पेरेंट्स को आती होगी वही मैं सीखूंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है कि ऑल कल्चरल डेवलपमेंट ऑकर्स टू फेज, फर्स्ट सोशल प्लान, सेकंड फिजियोलॉजिकल प्लान। पहले आप सोशल प्लान, मतलब इसका मैं आपको बताती हूँ, सोसाइटी से आप सीखते हैं उस पर, फिर आपकी वो साइकोलॉजिकल फैकल्टी में आपकी इमिट होती है। इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, पहले हम नॉलेज को सोसाइटी से एक्वायर करते हैं। मान लो आप हो, आप मेरी नॉलेज को, आपने नॉलेज कहीं से ली, आप, मैं एक सोसाइटी का पार्ट हूँ, आपने मुझसे नॉलेज ली, उसको एक्वायर किया, उसको अपने अंदर एसिमुलेट किया, उसको फिर रिकॉग्नाइज किया, अच्छा ये चीज़ है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको समझा, उसके बाद उसको साइकोलॉजिकली अपने माइंड में स्टोर किया। तो ये इंटरनलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी सोशल प्लेन टू साइकोलॉजिकल प्लेन की सोसाइटी से अपनी चीज़ों को लेते हैं और अपने माइंड में उसको सीखते हैं। ओके, लाइक एक इन्होंने एक पिलाई की एक स्टडी है, इसमें उन्होंने क्या बोला कि बच्चे ट्रुथ को कैसे समझते हैं। भाई लैंग्वेज है, थॉट सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि हर एक लैंग्वेज में ना वर्ड का भी बहुत अलग अलग इम्पैक्ट होता है। एक रिसर्च ने बताई, इसमें एक दिलचस्प रिसर्च हुई थी, और रिसर्च में देखा कि ट्रुथ के लिए उन्होंने हिंदी वर्ड सच का यूज़ किया लोकल लैंग्वेज में। अब सच तो हम रूरल एरिया में लोकल लैंग्वेज में देखो तो मोरालिटी से अटैच होता है, अरे सच, सच तो जो झूठ नहीं बोलता वो सच होता है, जो सत्य मार्ग पर चले ये सच होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि ना लोकल लैंग्वेज में एक वर्ड का, एक इस लैंग्वेज का भी अलग अलग मतलब होता है। जैसे कोई मोरालिटी से, कोई फैक्ट बेस्ड थिंकिंग, कोई जो पेरेंट सेंटरिंग देखा किसी ने कि हाँ भाई, अब उसने क्या देखे, 5 साल का बच्चा था, उसने क्या बताया कि मैं मम्मी को खुश कर दूँ ना वो ही मेरे लिए ठीक है। जैसे मम्मी बोल देना कि हाँ बेटा आप ये करोगे ना तो ये आपके ना सच है, आप, मतलब मेरी मम्मी को मैं पैसे दूँ और वो खुश हो जाती है तो वो सच है, मतलब मैं अपनी मम्मी को खुश देखना चाहता हूँ, या जिस चीज़ से मेरी मम्मी खुश होती है वही मेरे लिए आपका सच है। अब सबके अलग अलग सच है। अब कोई सच ये मानेगा कि हाँ भाई जो झूठ ना बोले, कोई सच ये मानेगा कि हाँ भी ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो ना ये भी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग। इस रिसर्च में, पिलाई की रिसर्च में क्या बताया गया पिलाई की, ये देखो एक वर्ड, जो लैंग्वेज का ये वर्ड है सच, तो ना हर एक लैंग्वेज के एस्पेक्ट से देखें तो कोई मोरालिटी की उसमें लेगा, कोई फैक्ट बेस्ड थिंकिंग में, कोई किसी की पेरेंट सेंट्रिक वैल्यू होगी, तो वैसे ही सबकी अलग अलग होती है। तो हाउ अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इंटरनलाइज्ड, कि भाई बच्चा कैसे किसी कॉन्सेप्ट को सीखता है और फिर बाद में वो इस नोवल सिचुएशन में इंडिपेंडेंटली उसको यूज़ भी करेगा। ये था इसमें। उसके बाद भारत में मोहती है, आई थिंक ये, हाँ मोहती, लैंग्वेज सोशलाइजेशन बच्चे को इंक्रेज करती है, मल्टी लिंग्विस्टिक बनाती है। फिर नैल्सन ने बताया हमारा 2024 में, वो 2015 में, 24 याद आ रहा है, उन्होंने 40 से ज़्यादा सालों तक लैंग्वेज और थॉट की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब मैं इनके कुछ आपको, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन वाइगोस्की एंड पियाजे व्यू ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि पियाजे और वाइगोस्की के बीच में, आपके उनकी थ्योरीज के बीच में क्या कंपैरिजन थे। देखिए, सबसे पहले सोर्स ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे क्या मानते थे, सॉरी वाइगोस्की की पहले है, हाँ वाइगोस्की क्या मानते थे कि कल्चर से जो सोशल इंटरएक्शन
यानी वो उससे ट्रांसमिट जो होते हैं, यानी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट आपकी सोसाइटी और आपकी कल्चर से होता है। बट पियाजे क्या मानते थे कि बच्चे के अंदर एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है, उसमें किसी सोसाइटी और उसमें आपको किसी भी कल्चर की नीड नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने बताया रोल ऑफ कल्चर। वाइगोत्स्की क्या बोले कि कोग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग कल्चर्स के बीच में अलग अलग होता है। अब कोई अमेरिका का है, उसका अलग कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोई इंडिया का है, उसका अलग कोग्निटिव डेवलपमेंट है। बट पियाजे क्या बोलते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट सभी कल्चर्स में यूनिवर्सल है, उसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद सोशल एजेंट, भाई सोशल एजेंट भी था, उसने वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे के सोशल एजेंट उसके बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो सिग्निफिकेंट पर्सन होते हैं। बट आपका पियाजे ने बताया कि बच्चे के जो सोशल एजेंट है वो आपके पीयर्स होते हैं, यानी आपके जो उसके सहपाठी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, ट्यूशन मेट होते हैं, वो बच्चे के आपके सोशल एजेंट होते हैं। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ आता है आपका कॉन्सेप्ट, सोशल एजेंट के बाद आपका आता है कॉन्सेप्ट एक्विजिशन, कि भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट को कैसे एक्वायर करते हैं। बच्चे वाइगोत्स्की बोलते हैं बच्चे सोशल एक्सपीरियंस से अपने जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको एक्वायर करते हैं। पियाजे बोलते हैं कि एडप्टेशन से, वो ऑलरेडी उनके अंदर इनबिल्ट टेंडेंसी है तो उनको एडप्ट करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो क्या बोलते हैं कि आपका वाइगोत्स्की की लर्निंग को डेवलप करो पहले, बच्चा पहले सोसाइटी से सीखता है, उसके बाद बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बट पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चा लर्निंग इज एट बट कोग्निटिव डेवलपमेंट नो। ओके, वो क्या बोलते हैं कि देखो लर्निंग पहले नहीं आती है, लर्निंग तो एक एड है, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के आपका होना चाहिए, बट कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका नहीं है। बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसमें क्या बोला है, लर्निंग को डेवलप करने के लिए लर्निंग सबसे पहले डेवलप होती है, उसके बाद कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बट ये क्या बोलते हैं प्याजे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके बाद बच्चे की लर्निंग होती है, ये भी इनके बीच में डिबेट है। उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने सोशल स्पीच को डेवलपमेंट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वर्बल थॉट्स, और प्याजे ने आपके किसको दिया है, लैंग्वेज आउट। ओके, जो लैंग्वेज है वो आपका आउटकम होता है। लैंग्वेज एंड थॉट में इसने तो सोशल स्पीच को दिया है, ठीक है, और उसने किसको दिया है, लैंग्वेज को, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो आउटकम होता है वो आपका लैंग्वेज होता है, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट के बाद आपकी क्या होती है, लैंग्वेज आपकी आती है, वही उसका आउटकम होता है। उसके बाद आपकी आती है लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग से ही डेवलपमेंट आपका प्रिसीड होता है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बट आपका पियाजे क्या बोलते हैं कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपकी लर्निंग होती है। देन इंडिविजुअली डिफरेंसेस में क्या होता है कि इसमें आपका मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, और इसमें कोई आपका ये बोलते हैं कि इंडिविजुअली आपके हर इंडिविजुअली का कल्चर अलग अलग होता है, सोसाइटी अलग अलग होती है, आपके थॉट्स अलग अलग होते हैं, यानी इंडिविजुअली डिफरेंसेस पर इन्होंने फोकस किया है। बट इन्होंने कोई भी फोकस नहीं किया, इनका तो सब कुछ ही आपका यूनिवर्सल है। उसके बाद आपकी आती है स्टेजेस, इन्होंने कोई भी स्टेजेस नहीं बताई हैं कि हाँ भाई इस स्टेज में ये डेवलपमेंट होता है, इस स्टेज में ये डेवलपमेंट होता है, इन्होंने कोई भी स्टेज आपकी नहीं इन्होंने जिक्र किया है।
बल्कि वाइगोट जो आपका पियाचे है, पियाचे ने आपकी सारी स्टेजेस को इम्पोर्टेंट बताया। उन्होंने स्टेजेस में बताया है लाइक आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और फिर ये बताया कि इस स्टेज में आपके अंदर ये चेंजेस होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे यही समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय। Hey everyone, welcome back to my channel Excel in Psychology. This is Amisha Sharma. Today we are going to start Unit 3, Block 1 of BPCC 109, which will be very helpful for you bachelor students, especially those students who will give exam in December. I want to add something in this video that please contribute to my channel by liking, sharing and subscribing. It will be my great pleasure. Thank you so much. Now let's start. Today my topic is approach to cognitive information processing approach to cognitive development. Sorry, मैं गलत बोल गई थी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन द एज ऑफ सुपर कंप्यूटर, देखो हम सुपर कंप्यूटर, एआई, बिटकॉइंस की एज में यानी जेन जी एज में हम जी रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे इन्हेंस होता है, हम इंफॉर्मेशन पुटअप करते हैं, अपने माइंड में डालते हैं, तभी तो कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारे इन्हेंस होता है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली जब आप अपने सेंसेस से अच्छा टेक इन करते हो, उसके बाद हम उसको यूज़ में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, यही तो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट इन्हेंस करता है। तो ये बोलते हैं कि देखो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होती है। देखो सबसे पहले हम अपनी सेंसेस से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, उसके बाद हम बहुत उस मान लो कि आपने अपनी सेंसेस से किसी चीज़ को देखा, ठीक है, आपने जब उस चीज़ को देखा तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके या सुना, तो आप उसको मैनेज करोगे इंफॉर्मेशन को अपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को सीखोगे, यानी ऑर्गेनाइज फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करोगे। तो ये होता है, मतलब सेंसेस से लेना, उसको मैनेज करना, फिर उसको अपने उसमें क्या बोलते हैं उसका, जब उसका यूज़ हो उसको प्रोसेसिंग में लाकर उसका यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या बोलते हैं इसको हम, ये आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। तो इन्फेंट की कैपेबिलिटी में जो इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, तो उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट का सिंबल है क्वांटिटेटिव चेंजेस। ओके, देखो इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट की कैपेबिलिटी होती है उसमें आपके क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जो कि बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट का सिंबल है। ओके, इसने क्या बोला है कि आप मान लो कि छोटा सा बच्चा होता है, आप उसको कलर्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाते हो, देखो बेटा ये ब्लैक कलर है, ये आपका ब्लू कलर है, ये आपका पिंक है। तो इससे क्या होते हैं, तो बच्चा है, बच्चों को जब आप कलर की रिकॉग्नाइजेशन उनको सिखाते हैं, तो इससे वो क्या बोलते हैं कि वो बाद में ना इतने कैपेबल होते हैं। देखो जब बच्चा अपनी आँखों से कलर्स को देखेगा, उसके जो कलर्स है उसको पहचानेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसको पुट करेगा अपनी उसमें। हाँ, जैसे आगे हम उससे पूछेंगे कि बेटा ये क्या है, तो बता देगा कि ये पिंक कलर है, ये है, जब उसका मतलब उसकी इंफॉर्मेशन का यूज़ होगा तब वो आपका बता देगा। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है ना। कोग्निटिव डेवलपमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप इंफॉर्मेशन कैसे पुट करते हैं। देखो एक मैं पॉइंट ऐड करूँगी, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा पढ़ोगे, तो सिंपल सी बात है आपको कोग्निटिव डेवलपमेंट भी इन्हेंस होगा।
आप गंदी चीज़ें देखोगे, गंदी चीज़ें पढ़ोगे, गंदी चीज़ें आप बोलोगे, सुनोगे, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही आपका डिक्लाइन होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि आप जब बच्चे से कलर्स के बारे में समझाते हैं, वो आपका रिकॉग्नाइज करते हैं उन चीज़ों को। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर धीरे धीरे वो डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का, क्या बोलते हैं इसको हम, एक मिनट, हाँ, तो ये सारी चीज़ें ही आपकी इंफॉर्मेशन अप्रोच का आपका एग्जाम्पल है कि पहले बच्चे चीज़ों को क्या करते हैं कि आपका रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद उसको मैनेज करते हैं, फिर मैनेज करने के बाद आपकी उसको यूज़ करते हैं। तो टू बी मोर प्रिसाइज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कोग्निशन। ये कोई आपकी थ्योरी नहीं है, ठीक है। इसको बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि हाँ भाई कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ये आपकी थ्योरी है। नहीं, ये आपकी थ्योरी नहीं है, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, ये जेनेरिक फ्रेमवर्क है that comprises of theory sharing certain core assumptions। यानी इसके कुछ एजम्पशन हैं जो शेयर करने वाली जो थ्योरीज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ। इसके मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है तो वो थ्योरी है, वो कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट को इनहेंस करती है तो वो थ्योरी आपकी नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट एजम्पशन मैं इनके बारे में बताऊंगी, वो क्या बोलते हैं फर्स्ट एजम्पशन के बारे में। हाँ जी, तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि सारी की सारी कोग्निटिव एक्टिविटीज आपकी मेंटल प्रोसेस में शामिल होती है। देखो आप कोई भी को भाई देखो सिंपल सी बात है, आप कलर्स की रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो उसमें आपका मेंटल प्रोसेस लगेगा। आप किताब पढ़ रहे हो तो उसमें आपका मेंटल प्रोसेस लगेगा। आप चेस खेल रहे हो तो उसमें आपका मेंटल प्रोसेस लगेगा। यानी जितने भी आप दिमाग से रिलेटेड यानी कोग्निटिव एक्टिविटीज करोगे तो उसमें आपका मेंटल प्रोसेस तो लगना ही लगना है, ठीक है। आप उस क्यों मेंटल प्रोसेस लगेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को देखोगे, साइंसेस से इंफॉर्मेशन लोगे। अब साइंसेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप सिंपल सी बात, वो कोग्निटिव होगा ना। अब वहाँ से इंफॉर्मेशन लोगे, उसको दिमाग में रिकॉग्नाइज करोगे, उसको एसटीएम से एलटीएम में लेकर जाओगे, फिर दोबारा से उसको यूज़ करोगे, प्रोसेसिंग होगा। तो सारा का सारा एक प्रोसेस होता है। तो पहली एजम्पशन यही बोलती है कि आपकी सारी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ आपकी मेंटल प्रोसेस में शामिल होती है। that function over real time on internal symbolic representations of information। मैं सिंपली वर्ड्स में बोलूँ आपकी फर्स्ट एजम्पशन, तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लाइक मैं आपको बोलूँ कि आपने कल दोपहर में क्या खाना खाया था। भाई अब मैं आपको परसों की थोड़ी ना पूछूंगी कि आप परसों क्या खाना खाओगे, आपको तो फ्यूचर का तो पता ही नहीं है कि हमें नहीं पता, हम खाने का नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो काम अभी हुआ नहीं है, वो आपके माइंड में स्टोर नहीं है। फ्यूचर को कौन स्टोर कर सकता है यार, कैसे करोगे आप, फ्यूचर आपके हाथ में है ही नहीं। बस हाँ आप प्रेडिक्शन कर सकते हो बट स्टोर नहीं कर सकते। पास्ट को यू कैन स्टोर। तो अब मैंने आपसे बोला कि आपने कल दोपहर में क्या भोजन खाया, आपकी फेवरेट मूवी फिल्म कौन सी है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया आपकी फेवरेट मूवी या फिल्म कौन सी है, तो आप क्या देखोगे, यार मेरी तो सबसे फेवरेट फिल्म, मैं अपनी बताऊं तो मेरी नोटबुक है। तो मैंने देखा, तो मैंने वो नोटबुक मैंने क्यों बताई, क्योंकि उससे रिलेटेड अब जो रिलीज ही नहीं हुई मैं उसके बारे में कैसे बता सकती हूँ। तो ये चीज़ें पास्ट में जो हमारे माइंड में स्टोर होती है वही फर्स्ट एजम्पशन होती है कि कोग्निटिव एक्टिविटीज़ मेंटल प्रोसेस में शामिल है। मैंने आपसे पूछा आपने क्या खाना बनाया था कल, तो आप अपना दिमाग दौड़ाओगे, अरे हमने कल क्या बनाया था, ठीक है। अच्छा मैं आपको वो कौन सी फेवरेट आपकी मूवी है या फिल्म है, तो आप उसको भी आप प्रोसेसिंग होगा कि यार मैंने कौन सी मूवी देखी थी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, जिसने मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। तो नेक्स्ट वीक आप कौन सी मूवी रिलीज़ होगी, तो आप मौसम की क्या प्रोडिक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होती है। तो ये इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस लगता है। आप एक चीज़ को देखोगे, फिर उसको प्रोसेसिंग करोगे, फिर उसको मेमोराइज करने की आपको नीड पड़ेगी, तो पूरा प्रोसेस होता है। ओके,
तो इसमें क्या होता है, उसके बाद सेकंड जो एजम्पशन है वो आपकी क्या बोलती है, ये आपका बेसिकली रिलेट्स विद द कोग्निटिव आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपका कोग्निटिव आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम होता है। यानी इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में जनरल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे ऑल एग्जाम्पल मैंड भी ये इंफॉर्मेशन की अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन बोलती है सारी की सारी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ मेंटल प्रोसेस पर होता है सब में इन्वॉल्व। सेकंड आपकी बोलती है कि कोग्निटिव आर्किटेक्चर उसमें होता है। यानी इसमें मान लो कि इसमें आपके सारे जैसे प्रोसेस भी आते हैं, रिप्रेजेंटेशंस एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ। ठीक है, आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, लिमिटेशंस होती है। मान लो कि इसमें लिमिट पर फोकस किया है कि आप कितनी क्वांटिटी में अपने अंदर डाटा कंज्यूम कर रहे हो। देखो, आप ओवर करोगे। पहले के टाइम पे क्या था कि पहले के टाइम पे ना लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती थी, जो हमारा अर्ली टाइम था। क्यों होती थी? क्योंकि ना उनके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स ज़्यादा नहीं था। ठीक है, और उनके इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, इतनी ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन का सोर्स है उतनी ही मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पहले घंटे की वीडियो आती थी, 3 घंटे की मूवी होती थी, अब वेब सीरीज, फिर उनके पार्ट्स, फिर 30 सेकंड की वीडियो। तो इससे प्रत्येक जितना हमारा इंफॉर्मेशन बढ़ रही है उतना ही आपका इन्फो जो पेशेंस लेवल है वो आपका डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये अमाउंट ऑफ उस पर फोकस करता है, क्वांटिटी पर, कि आप उतना ही कंज्यूम करो जितना आपकी मेंटल डाइट के लिए बेनिफिशियल आपका हो। जैसे सेकंड में, और दूसरी एजम्पशंस क्या होती है, वो सेल्फ मॉडिफिकेशन पर मतलब अकर करती है। सेल्फ मॉडिफिकेशन बाकी की सारी वो क्या होती है, मान लो जैसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में बोलते हैं सेल्फ मॉडिफिकेशन, खुद को मॉडिफाई करना। लाइक आपने म्यूज़िक प्ले के लिए एलेक्सा से कांटेक्ट किया कि एलेक्सा म्यूज़िक जो भी आपको पसंद है, या फिर लाइट बंद करने के लिए हेल्प मांगी। हेल्प मांगी मतलब मैं आपको बताऊंगी आगे इसके बारे में क्या है। आप इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हो कि आप सीरी होती है एलेक्सा की तरह ही, तो उससे मूवी के लिए डिमांड करते हो ठीक है, कि हाँ भाई मुझे ये मूवी चाहिए। आपने गूगल मैप का यूज़ किया डायरेक्शन सर्च करने के लिए। आपने एक्सटर्नल एड का यूज़ किया, जो भी है। अब मतलब इन चीज़ों, ये एक्सटर्नल एड है ना, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया। क्यों करते हैं हम? पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे हम दिया जलाते थे। आज के टाइम पे लाइट बटन ऑन की और आपकी लाइट आ जाती है। ठीक है, एलेक्सा से म्यूज़िक बोलते हैं तो म्यूज़िक आपका आ जाता है। तो पहले आप ये सारी इंफॉर्मेशन है ना, आप कहीं जाते हो गूगल मैप का यूज़ करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। ठीक है, आप गूगल पर एक गाना सर्च करोगे आपको उसकी और ज़्यादा प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने हमारी जो लाइफ है उसको बहुत इजी और कंफर्ट बनाने के लिए ये आपका एक्सटर्नल एड का यूज़ किया है, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। इट माइट बी हार्मफुल। तो इसने क्या बोला है कि देखो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो अप्रोच होता है उसको हम कंप्यूटर ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट के लिए गुड एनालॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि जैसे कंप्यूटर का माइंड होता है वैसे ही हम ह्यूमन माइंड को मानते हैं। यानी हम कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आप अपनी सेंसेस से इंफॉर्मेशन माइंड में इनपुट डालोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। अच्छी डालोगे तो अच्छी मिलेगा, बुरी डालोगे तो आपको बुरा आउटपुट मिलेगा। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, अब देखो पहले के कंपैरिजन में हम अब देखें तो अब हमें इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाती है। आप कुछ कुछ खाना हो घर आ जाएगा। पहले वैरायटीज़ नहीं होती थी खाने की इतनी। तो ये सारी क्या होती है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो अप्रोच होता है एआई, आज के टाइम पे इतनी इंफॉर्मेशन का भंडार है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एआई को देख लो। हम जैसे लर्निंग टू ड्राइव, रेस, आपका रन,
प्ले चेस, आप ऑनलाइन आप क्या क्या काम कर सकते हो यार। आप गाड़ी सीख सकते हो, आप रेस लगा सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप ऑनलाइन चेस खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, कार्ड्स खेल सकते हो, बहुत गेम्स हैं। और ये जो गेम्स हैं वो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। मान लो कि मैं जा रही हूँ, पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी की डेथ वगैरह, किसी की सेरेमनी होती थी, कोई भी मैरिज होती थी, तो क्या होता था कि पहले ना उनको एक एक महीना लग जाता था बताने में। ठीक है, किसी इंसान की डेथ हुई है तो उनको डेथ होने के बाद 6-7 महीने में पता चलता था। बट अब क्या है, अब एआई बिटकॉइंस इनके इरा में, जेनजी के इसमें हम रह रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आप कोई विदेश है, फॉरेन में है, हम इमिडिएटली उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इतना फ़र्क है एआई का। तो एआई क्या बोलती है, एआई मान लो कि अब हम जा रहे हैं कहीं और हम एकदम रास्ता भूल जाए, आप गूगल मैप को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ना एआई। तो एआई ने हमारी एक, वैसे देखें तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप कहीं रास्ता भूल चुके हो, आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो आप आपके पास इजी फॉर्म में वो होता है गूगल मैप। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की एफिशिएंसी डेवलप करता है। तो ये न्यूरो साइंटिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है आपकी इन्फॉर्मेशन, लाइक कोई बीमार है, हमें किसी की चेक करनी है, मान लो किसी की नर्वस सिस्टम में दिक्कत है तो हम एमआरआई करते हैं, ईसीजी है हमारी हार्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें, एक्सरे हैं, या किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किससे होती हैं, ये हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व हमारी करती है एआई। तो ये बोलते हैं कि आपका जितना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आपकी कोग्निटिव ग्रोथ करता है, आप जितनी इंफॉर्मेशन लोगे उतनी ही आपकी कोग्निटिव ग्रोथ होगी। जितनी आप इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी वाली, पॉजिटिव से सेंस है मेरा, नेगेटिव से सेंस नहीं है। ठीक है, ओवर भी मत लो। कि सबसे गंदी हैबिट पता है क्या होती है, कि ना सुबह के टाइम आपको न्यूज़पेपर नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि हाँ भाई चाय के कप के साथ न्यूज़पेपर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप सुबह के टाइम जो भी आप पुट करते हो, देखो न्यूज़पेपर में अच्छी तो न्यूज़ बहुत कम होती है, मर्डर के इस न्यूज़ का किया, इस न्यूज़ का किया, तो इसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है। तो जब आप सुबह सुबह जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में उस चाय के साथ वही वाइब्स जाती हैं। ठीक है, तो जब भी आप कुछ खाते हैं पीते हो तो आपको ये बहुत शांति से खाना चाहिए। आपको ये जो हमारे फ़ोन है या फिर और भी अदर सोर्सेज हैं उनका यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन लो, बेस्ट फॉर यू, बहुत अच्छी बात है कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, बट ये देखो कि अमाउंट कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है। अमाउंट अच्छा है, अमाउंट लिमिटेड हो, क्वांटिटी अच्छी हो, तो फिर वो इससे क्या होता है कि आपकी कोग्निटिव ग्रोथ भी बढ़ती है, आप सीख रहे हो, आप इस एज में सीख रहे हो, तो ये आपकी कोग्निटिव ग्रोथ को बढ़ाएगा। हम जितने ज़्यादा एज के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ क्या होता है कि हाँ बच्चे बड़े हो गए अब छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई मत छोड़ना। जिस दिन आपने, चाहे आप 60 साल के हो जाओ, चाहे 65 साल के हो जाओ, बस पढ़ाई मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन आपने पढ़ाई को छोड़ दिया ना, उस दिन आपकी कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, बेशक से आपने पीएचडी कर रखी हो। बट पढ़ाई, और सिंपल सी बात है, पीएचडी वाला पढ़ाई को तो छोड़ ही नहीं सकता। तो यही चीज़ें होती है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, और ये आपके क्या होते हैं और भी बहुत है, अपने पेरेंट्स, अपने नेबर्स, कलीग्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कैंपस, हम बहुत मल्टीपल सोर्सेज से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, बहुत ही सोर्सेज है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिसिटी, ठीक है, उसकी स्पीड, उसकी कैपेसिटी के प्रोसेस है आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के लिए कंप्यूटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इफ आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को समझना चाहते हो तो आप कंप्यूटर को देख लीजिए, वो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि देखो कंप्यूटर में भी क्या होता है, आपका, आप
अपना डाटा डालते हो, पुट करते हो, उसके बाद वो प्रोसेसिंग अपना करता है, फिर वो उनके मेमोरी होती है ना, रैम रोम, उनमें जाकर सेट होता है। आपको रीड ओनली मेमोरी, आई थिंक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही होती होंगी उनकी, मैं भूल चुकी हूँ चीज़ों को। तो ये जो होती है, फिर वहाँ आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह, इनमें जाकर फिर आपके आगे विंडो पर, स्क्रीन पर आपका जो डाटा आपने पुट किया है वो आपका आ जाता है, फिर आप प्रिंट आउट से बाहर निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेम हमारे माइंड में होता है कि आपने इंफॉर्मेशन अपने सेंसेस से ली, अपने सेंसेस से इंफॉर्मेशन को ली, माइंड ने प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्या होती है, आपके माइंड में एलडीएम से एसटीएम में जाएगी, और फिर उसके बाद उसका रिट्रीवल होगा। तो सेम हमारे माइंड का प्रोसेस होता है जैसे आपका कंप्यूटर का होता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जो मेयर है, मेयर ने दो पर्सपेक्टिव, आपके मेजर पर्सपेक्टिव बताए थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। नंबर वन, क्लासिकल व्यू, नंबर टू, कंस्ट्रक्टिव व्यू। देखो, क्लासिकल व्यू क्या है? क्लासिकल का मतलब तो सबको पता है कि हाँ भाई आपका पुराना, ठीक है, थोड़ा उसमें मतलब क्लासिकल व्यू में क्या होता है, क्लासिकल व्यू ये बोलता है कि ह्यूमन जो माइंड है वो कंप्यूटर की तरह है। जैसे मैंने बता दिया कि हाँ, ह्यूमन माइंड क्यों है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन में आपके इमोशंस होते हैं, कंप्यूटर में आपके इमोशंस नहीं होते, ह्यूमन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंप्यूटर हैज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो हाउ कैन यू से दैट ह्यूमन माइंड इज कंप्यूटर माइंड, ये नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली आपके इन्होंने बोला है, क्लासिकल व्यू में बता रही हूँ कि सबसे पहले आप अपने सेंसेस से इनकोड करते हो, इनकोड करने के बाद आप स्टोरेज करते हो, स्टोरेज करने के बाद आपका रिट्रीवल होता है। ये अर्ली 60 एंड 70s में था। तो ये उसके बाद ये प्रोपोगेट हुई, फिर हमने इसका ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग था इस अप्रोच का, वो इससे संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं हुए हम कि हाँ भाई ह्यूमन माइंड कंप्यूटर की तरह है। ठीक है, ये क्लासिकल व्यू है। अब उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो क्या बोलते हैं, एक्टिव रोल ऑफ द ह्यूमन इन द प्रोसेस, कि देखो प्रोसेस में आपका एक्टिव रोल होता है, वो मानते हैं इनकोडिंग को भी, स्टोरेज को भी, रिट्रीवल को भी, बट आज के जो वे है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है, वो ये बोलता है कि देखो पियाजे भी इसी को मानते थे कि बच्चे जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी वो इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में बिलीव करते थे कि बच्चे एक्टिव होकर सुनते हैं या सीखते हैं। तो यही चीजें होता है, आप जितना अपनी सेंसेस को एक्टिव करोगे, आप कोई चीज पी रहे हो, खा रहे हो, तो उस टंग के टेस्ट को करो। ओके, आप सुन रहे हो तो एक्टिव लिसनर होकर सुनो, आप कुछ देख रहे हो, आप किताबों को पढ़ रहे हो, तो उसमें इंटेंसिव आपकी स्टडी होनी चाहिए। इंटेंसिव एक्सटेंसिव स्टडी का पता होगा ना, रीडिंग का। इंटेंसिव रीडिंग होती है जो आप बिल्कुल मीनिंगफुल रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव जो सरफेस लेवल पर होती है। ठीक है, उसके बाद अच्छे तरीके से जो सुन रहे हो उस पर फोकस करो, जो देख रहे हो उस पर फोकस करो। तो ये एक्टिव होकर जब आप किसी चीज को करते हो ना, तो आपके माइंड की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका अच्छा होता है, जो साइकोलॉजिकल फैकल्टी होती है माइंड की वो अच्छी होती है। और दूसरी बात क्या होता है कि आपके जो एग्जाइटी, इन सब चीज़ों से आप दूर होंगे, क्योंकि आप सारा सिस्टम, अपना सारा जो ध्यान है, फोकस है, वो अपने किस पर लगा रहे हो, अपने सेंसेस पर, जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस कर रहे हो। तो जब भी कुछ भी करो आप देखो सेंसेस का तो यूज होगा, आप ना चाहकर भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ आपके माइंड में इंफॉर्मेशन सुबह से लेकर शाम तक पुट होती रहती है। ठीक है, डेली पुट होती है। जब आपकी सुबह से लेकर आप जब शाम तक जाना, देखना, ऑब्जर्व करके कि कितनी इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी। ओके, तो ये बोलते हैं आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट। और इसने नहीं, सबसे पहले इन्होंने ये बताया है, ये तो सभी में होता है, सिंपल है, हम पहले इनकोड करते हैं, इनकोड के बाद आपका क्या होता है, स्टोरेज करते हैं। ठीक है, स्टोरेज के बाद आपका होता है रिट्रीवल। ये सारे इन्होंने बताए हैं।
देखो, हम इनकोड तो हम हर मिनट में कुछ ना कुछ इनकोड करते रहते हैं। आपको पता होगा कि हाँ भाई, मान लो कि मैं आपसे कुछ चीज़ समझा रही हूँ, तो अपने कानों से आप सुन रहे हो, तो आप अपने कानों से सुन रहे हो, तो ये आप मेरी चीज़ों को इनकोड कर रहे हो। ठीक है, जो आपके सेंसेस अपने माइंड में जो भी आप सुनते हो, खाते हो, पीते हो, उनको रजिस्टर करके रख लेता है। तो ये आपको होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद आपको होता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि इसमें आपकी आपकी मतलब देर इज नो गारंटी डेट वी विल यूटिलाइज इट लेटर। कि देखो, अब हमने जो चीज़ सीखी है, तो इसकी तो गारंटी नहीं कि हम उसको बाद में भी यूज़ करें, या फिर हम उसको अभी यूज़ करें। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको स्टोरेज करके रख लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, टेक एग्जाम्पल, मैं आपको इसका समझाती हूँ कि कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, और मेरे मेंसुरेशन के मुझे मैंने फॉर्मूलेस का टेस्ट है कल, मान लो मैथ्स में। तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्मूलेस को देखूंगी अपनी आईज से, या फिर मैं किसी वीडियो के थ्रू उनको सुनूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सुना, और मैंने उसका फिर अपने माइंड में इनकोड कर दिया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस पी एच प्लस एच एल। तो मैंने उसको माइंड में अपने फिट किया, तो मैंने इनकोड किया। फिर मैंने देखा यार इनको, अब मैं अच्छे तरीके से उसको ध्यान से उसी टाइम पर सुन लेती, तो मुझे इतने एफर्ट्स की नीड नहीं होती। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको कोई पढ़ा रहा है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो घर जाकर नहीं पढ़ते हैं, बट क्लास में उनके इतना तगड़ा अटेंशन स्पेन होता है कि वही सीख लेते हैं। तो ऐसे भी होता है ना, जब भी टीचर या कोई भी सुने समझाए, तो आपके कान बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए, आपकी आंखें बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको ना इतना कोग्निटिव एफर्ट्स का यूज़ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, मैंने फॉर्मूलेस को याद किया, नहीं हुआ। अब मुझे तो इनकोड फर्स्ट टाइम में करना अच्छे तरीके से, मैंने उनको लिख कर अपने माइंड में इनकोड किया। यानी इनकोड तो मैंने कर दिया अपनी उससे वीडियो से देखकर, बट उसको स्टोरेज भी तो करना है। और हर इंसान का स्टोरेज करने का तरीका अलग अलग होता है, कोई लिख कर करेगा, कोई बोल कर करेगा, कोई उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुनेगा। तो वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उनको अपने मतलब उसमें क्या बोलते हैं, पेज पर लिख लिख के उसको स्टोर किया। हो गया, इनकोड हो गया, स्टोर हो गया। फिर कल मेरा एग्ज़ाम है, अब मैं उसको पुट कर दूँगी। जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें उन फॉर्मूलेस को पुट करके मैं उनको रिटर्न कर दूंगी। क्योंकि इंफॉर्मेशन का तभी फ़ायदा होता है जब आपकी वो सिचुएशन आए और आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सको, आप उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर सको। बोलते हैं ना कि उस ज्ञान को कोई फ़ायदा नहीं है जब आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इसमें। ठीक है, तो इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, और उसके बाद मैं आपको ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी आपकी ऑटोमेटाइजेशन। Hey everyone, welcome back to my channel Excel in Psychology. This is Amisha Sharma. Today we are going to start Unit 3, Block 1 of PPC 109, which will be very helpful for bachelor students, especially those students who will give exam in December. So now today our topic is automatization. Let's start. Automatization क्या होता है? A mental process that is fast, efficient and requires little cognitive. ये आपका मेंटल प्रोसेस होता है जो फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, और इसमें आपको लिटिल कोग्निटिव एफर्ट्स की नीड होती है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रेपिटेटिव ट्रेनिंग। हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको बार बार ट्रेनिंग की नीड होती है एक टास्क पर। ठीक है, एंड वंस लर्न, और आपको एक बार वो सीखना होता है कि हाँ भाई, आप उसको बार बार करके आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। इसको आप सप्रेस और इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत हार्ड होता है। इट इज़ हार्ड टू सप्रेस और इग्नोर। आप रीडिंग कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो। मान लो कि मैं ड्राइविंग का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कार चलाना सीख रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ऑटोमेटाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें जब भी कोई भी आप एक्टिविटी सीखते हो या कोई स्किल सीखते हो, उसको सीखते समय आपको फुल अटेंशन देना होता है।
मैं गाड़ी सीख रही हूँ तो मुझे गाड़ी के रूल्स कोई बंदा मेरे से सिखा रहा है, तो मुझे उसके रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से फुल अटेंशन के साथ सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये एस्केलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ओके, ये गियर है, तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब क्या होगा कि बार बार में उसकी, अब शुरू में तो मैंने पूरा एफर्ट्स लगाया, अच्छा ये सारी चीज़ें, फिर मैं बार बार उसको इसकी स्टेयरिंग को वो करूँगी, रिपीट रिपीट करूँगी, मैं उसकी प्रैक्टिस करती रहूँगी, ड्राइविंग की करती रहूँगी, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा। मैंने बोला ना कि रेपिटेटिव ट्रेनिंग, उसको सीखती रहूँगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मैं ना उसको बिना हाथ चलाए हुए भी, पहले तो देखो, पहले तो मैं डरूंगी यार कभी आगे से कुछ ना आ जाए, मैं बिल्कुल दोनों हाथों से अपना वो जो स्टेयरिंग होती है उसको पकड़ूंगी। बट फिर है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ऐसी हैबिट हो जाएगी कि मैं विदाउट स्टेयरिंग भी गाड़ी चला लूंगी। तो ये होता है, मतलब हम इसमें ना डेलिब्रेटली, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो अपने आप ही हो जाती है, वो जो हमारे अंदर जो हम वो स्किल सीखते हैं वो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है। अब मान लो कि मुझे स्कूटी चलानी आती है, पहले मैं बहुत डरती थी, क्योंकि पहले जब जो बंदा, मैंने क्या बताया, ऑटोमेटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पहले बंदा जो भी स्किल सीखेगा उसको फुल अटेंशन की नीड होती है, ठीक है। बार बार में अब मैं दोनों हाथ छोड़ के स्कूटी चला लेती हूँ, क्योंकि उसमें परफेक्शन हो चुकी है मेरी। ऑटोमेटाइजेशन यानी मैं खुद पे खुद चला लेती हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है। अब सेम एज इट इज, मैं एक बच्चे का एग्जांपल लेती हूँ। बच्चा जब शुरुआत में वो चलना सीखता है, वॉकिंग करता है या फिर याद करना सीखता है, तो हम उसको ये बताते हैं कि बेटा देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि बच्चा है ना तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ज़्यादा समझेगा, तो हम उसको विजुअल एड्स देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अब आप खुद देखो, उस बच्चे ने उस क्लास में, नर्सरी केजी क्लास में वो बच्चा है, कितने एफर्ट्स उसके पेरेंट्स ने, अब हमें ऐसे लगते हैं एबीसीडी में कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बट वो एफर्ट्स उनके एज के अकॉर्डिंग उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। और मैंने ऊपर बोला था कि उस वो टास्क जो आपका है वो रेपिटेटिव ट्रेनिंग होती है, यानी नर्सरी प्री स्कूल में, नर्सरी क्लास में, केजी क्लास में, यूकेजी में, पता नहीं अब तो पीपी 1 पीपी 2 क्या क्या आ रखा है, तो उसमें वो उनको एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, ए बी सी डी। अब फिर उसमें उनके क्या होते हैं, उनको बहुत अटेंशन की नीड होती है, पेरेंट्स से भी, ठीक है, उनके सिबलिंग्स से भी, टीचर से भी, ए बी सी डी के लिए। बट अब देखो, अब हमारे से पूछे कोई, फिर धीरे धीरे उनकी आ गई, अब ऑटोमेटिकली, अब हमारे से पूछे कि एबीसीडी सुना, एबीसीडी जैसे जी के लिए हमने पी के और एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब मैंने आपको सुना दिया, तो मेरे एफर्ट्स लगे नहीं लगे, आप भी सुना सकते हो, तो उसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटाइजेशन प्रोसेस बेसिकली यही होता है। जब भी आप किसी टास्क को, किसी स्किल को सीखते हैं, तो आपको उस स्किल को शुरू में, इनिशियली स्टेज पर आपने फुल एफर्ट्स, आपने फुल अटेंशन चाहिए होता है। बाद बाद में आपकी इतनी परफेक्शन उस रेपिटेटिव टास्क से, प्रैक्टिस से आ जाती है कि आप ऑटोमेटिकली ही, आपके ऑटोमेटिकली, आप क्या बोलते हैं उसको, रिटर्नबल आपकी स्टोरेज आपकी हो जाती है, यानी उसमें आप परफेक्शन आपको मिल जाती है। तो इन्होंने बोला है कि कभी कभी इनकोडिंग, स्टोरेज, रिटर्नबल ये ऑटोमेटिक होती है। अब मुझे गाड़ी चलानी आती है, मुझे ड्राइविंग आती है, अब मुझे किसी की नीड नहीं है, बट पहले मुझे डर लगता था, फुल अटेंशन चाहिए होते थे कि हाँ, अब मैं हाथ, क्योंकि अब वो माइंड में इतना ज़्यादा स्टोर हो गया है, जैसे बोलते हैं ना कि यार किसी किसी बंदे को, मुझे ना इस चीज़ का ये पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज पर इतने इतना दूसरे नंबर पर है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होता है ऑटोमेटाइजेशन। और ऑटोमेटाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी कॉग्निटिव एफर्ट्स। अब एबीसीडी मैंने बोली, इसमें मेरे कोई कॉग्निटिव एफर्ट्स लगते हैं, नहीं लगते हैं, बट रेपिटेटिव टास्क, हाँ, मैंने एबीसीडी को बहुत बार रिपीट किया, टीचर भी एक एक दो दो बार देते हैं, एक 50 बार में क्या हो, हॉलीडे होमवर्क में ये सारी चीज़ें देते हैं। अच्छा, मैंने गाड़ी चलानी सीखी, मैंने बहुत बहुत प्रैक्टिस की,
तो उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको कोई भी कोग्निटिव एफर्ट्स की नीड नहीं होती है। अब बच्चे ने शुरू में तो पूरे अटेंशन के साथ सीखी, बट बाद में किसी भी कोग्निटिव एफर्ट्स की हमें नीड नहीं होती है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें तो अब गाड़ी चलानी आएगी तो मैं क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दूंगी, बट वो मेरे माइंड में, मेरे इन सब चीज़ों में फिक्स हो चुका वो मैकेनिज्म। तो ये होता है आपका ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है, लाइक हम ड्राइविंग, कंट्री का यूज़ करना, चलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। मान लो कि हम बचपन में बच्चे को चलना सिखाते, कितने एफर्ट्स लगते हैं उसके लिए, पता नहीं क्या क्या टूल्स लेकर आएंगे हम कि ये पकड़, इसका सहारा ले, फिर चलाएंगे उसको। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, फुल अटेंशन चाहिए होता है, बच्चे को देखते कभी गिर ना जाए। फिर धीरे 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 बच्चा चलना भी सीख जाता है। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं आपकी ऑटो में। अब हम में चलने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, कोई कोग्निटिव एफर्ट्स नहीं लगते हैं, ऑटोमेटिक हम चलते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बट एक बच्चा हो उससे पूछ के देखो उसको कितने एफर्ट्स लगेंगे। तो यही चीजें होती हैं। तो मतलब बेसिकली बच्चे नॉलेज को इनकोड करते हैं, लाइक भोंकने की आवाज है, उसको उन्होंने इनकोड कर लिया, ओ ये तो भोंकता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा कुत्ता कैसे बोलता है, वो उसकी आवाज की मिमिक्री कर देगा। भैंस कैसे बोलती है, तो वो ये सारी चीजें क्या वो इनकोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पूँछ हिलाना, हम बोलते हैं कि बेटा भौंकने की आवाज़, वो पूँछ हिलाना, चार पैर, वो अक्सर एक साथ पाए जाते हैं। तो बच्चे बेसिकली क्या होता है, वो ना डॉग का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से सीखते हैं। चार पैर, पूँछ है, भौंकता है, तो बच्चा डॉग का कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी से सीख जाता है अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में। तो बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो नॉलेज को कैसे इनकोड करते हैं। वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में चलती रहती है, होती रहती है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बच्चे सीखते हैं। ओके, ये ऑटोमेटाइजेशन था। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ये भी आपका मैं बताऊंगी ऑटोमेटाइजेशन में, इंफॉर्मेशन इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कोडेड बाय। आप अपने इंफॉर्मेशन को मतलब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैंने इकिगाई बुक पढ़ी थी, तो इकिगाई बुक में मैंने क्या देखा था कि उसमें यही चीज़ें थी कि जो जापानीज टेक्निक्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ था कि आप एस्केलेटर का यूज़ ना कर कर आप वॉकिंग डिस्टेंस करो। आप ये जो व्हीकल्स का यूज़ ना कर कर आप वॉकिंग डिस्टेंस करो, मतलब थोड़ी सी दूर के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, आप सुबह टहलो। तो इन्होंने बहुत अच्छी जापानीज टेक्निक्स बताई हुई थी इकिगाई में। तो अब मैंने वो चीज़ अपनी आँखों से, अपनी आँखों की सेंसेस से अपने माइंड में पुट किया, कर दिया। लास्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय द ब्रेन। अब मेरे ब्रेन ने क्या किया, उस मैंने उसको पढ़ा कि हाँ भाई हमेशा अब मैं ना एस्केलेटर का यूज़ ना कर कर अपना पैदल चलूंगी। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ का यूज़ किया, तो मेरे माइंड ने प्रोसेस किया। ठीक है, उसके बाद मेरे माइंड में, मेमोरी में बात स्टोर होगी प्रोसेस करने के बाद कि हाँ ठीक है, अब मेरे माइंड में स्टोर हो गई कि मुझे एस्केलेटर का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ, इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड फ्रॉम मेमोरी। अब मैं दिल्ली चली गई। अब मैं जब दिल्ली गई तो मैंने एस्केलेटर को देखा, यार एस्केलेटर। अब मान लो कि मैंने वो चीज़ पढ़ी होती और मैं उस चीज़ पर मनन नहीं करती, चुइंग नहीं करती, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ चुइंग द मड। ठीक है, तो मैं उसको चुइंग नहीं करती, तो मैं उसको मतलब क्या, मैं क्या करती, मुझे तो नहीं प्रोसेस होता, बट मैंने उस चीज़ को ध्यान से पढ़ा, उस चीज़ का प्रोसेस किया, इस तरीके से मैं उसको प्रोसेस में लेकर आई ताकि मेरी मेमोरी में वो फिट हो। तो मेरे सामने सिचुएशन आ गई, मैं दिल्ली गई, तो उस मैंने देखा कि एस्केलेटर है और एक साइड में हमारे सिंपल स्टेयर्स हैं। तो मैं, अब मेरे माइंड में इकिगाई की वो बात याद आई कि हाँ एस्केलेटर का यूज़ नहीं करना है आपको, वॉकिंग डिस्टेंस से आपकी शरीर अच्छा रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, तो मैंने अपने मेमोरी से, इन्होंने बोला ना इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड बाय फ्रॉम मेमोरी, तो मैंने अपने मेमोरी में से वो इंफॉर्मेशन निकाल दी। अब निकाल ली, तो उसके बाद मैं क्या हुआ, मैं एस्केलेटर पर गई। तो एस्केलेटर पर गई तो वो चीज़ मैंने अपने बिहेवियर में पुट की।
तो इंफॉर्मेशन को अपने बिहेवियर में ऐसे पुट करते हैं। इन्होंने बाद में लिख रखा है ना कि द आउटपुट में बी अ बिहेवियर, अ रिस्पॉन्स और अ डिसीजन, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप किसी चीज को इन्वायरमेंट से पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, उसको ब्रेन में अपना आपकी प्रोसेसिंग करो, उसको मेमोरी इस तरीके से आपकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करो। उसको मेमोरी में स्टोर करने के बाद आपकी वो चीज़ बिहेवियर में आपकी दिखनी चाहिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता आपका। उस कोई भी चीज़ आप पढ़ो लिखो, आप कुछ भी चीज़ सीखो, तब तक आपके बिहेवियर में नहीं आएगी ना उस चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 3 बजे, अब मैंने कहीं से ये चीज़ सुनी कि हाँ भाई आपको 3 बजे उठकर मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है, आपको 3 बजे उठकर अपनी मेडिटेशन कर कर चैंटिंग करनी चाहिए, अपने नेचर की आवाज़ सुननी चाहिए, क्या नेचर आपको बोल रहा है, आपको टेम्पल जाना, जो भी सबका अपना मन होता है, आपको पूजा करनी चाहिए, उस गॉड को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि जिसने आपको इतना सब कुछ दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, सुन लिया, ओके, अब उसको दिमाग से प्रोसेस ही नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ, उस वो टाइम भी क्यों वेस्ट किया आपने उस इंफॉर्मेशन को देखने में, सुनने में। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उसको बिहेवियर में भी लाओ ना अपने। अब मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मैं 4 बजे मेरा उठ जाती हूँ, मैं 4 बजे उठकर, या 3 बजे भी मेरा हो जाता है, मैं वैसे तो 3 बजे उठती हूँ, तो बट ऐसे अपने एक्टिविटीज़ करके मेरा 4 हो जाता है। तो मैं उठकर मेडिटेशन अपनी करती हूँ, मेडिटेशन के बाद मैं वर्शिप करती हूँ, टेम्पल जाती हूँ, फिर अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ। तो वो चीज़ें मैंने सुनी, ब्रेन में प्रोसेस किया, मेमोरी में लेकर आई, सुबह 4 बजे उसको मैंने यूज़ किया, और फिर अब देखो, अब मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगी वो चीज़ें, मेरे बिहेवियर में भी चेंज दिखेगा, मेरे बिहेवियर में मॉडिफाई होगा। तो जब तक आप इंफॉर्मेशन को पुट ही नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा आपका नहीं होता है। तो यही ऑटोमेटाइजेशन प्रोसेस होता है। और अब स्पिरिचुअलिटी में ऑटोमेटाइजेशन का अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीगलर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्या बोला है हुआ है कि बी फिटिंग रोबोट स्टिगलर 1985 में इन्होंने ये अप्रोच दी थी। Befitting example of the information processing approach used by children, ये बच्चों के द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये आपका एग्जाम्पल फिट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का। स्टडीज ये बताती है कि बच्चों का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स रूल्स को सीखते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चों को ना हर एक चीज़ ही कॉम्प्लेक्स लगती है शुरू में, स्टार्टिंग में उनको चलना, उनको दौड़ना, उनके लिए चीज़ें पकड़ना, वो सारी चीज़ें उनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, बट वो अपने टास्क को कंप्लीट कर कर अपने जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको सोल्व अपने वो करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि रोबोट जो आपका सिगलर है वो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को यूज़ किया बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले ओवरलैपिंग वेव्स थ्योरी दी थी, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं अपने उससे रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो इन्होंने इन बुक में तो बहुत कम दे रखा है, बट मैं इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ। तो इन्होंने क्या बोला है कि सिग्नल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में ओवरलैपिंग वेव्स थ्योरी थी। ये सिग्नल की ही थ्योरी है जो बताती है कि बच्चे प्रॉब्लम सोल्व करते समय मल्टीपल स्ट्रेटजीज एंड वे ऑफ थिंकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये जो उनकी थिंकिंग है वो लाइफ टाइम तक बनी रहती है। मान लो कि एक बच्चा है, उसके सामने गर्म पानी आपने रखा है, तो एक तो आप उसको बोलो कि बेटे गर्म पानी है इसमें हाथ नहीं लगाना, उसको समझ नहीं आएगी, इतनी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो उसमें जब हाथ डालेंगे ना,
अपने एक्सपीरियंस से वो खुद सीख जाएंगे। उनको आगे लाइफ टाइम तक पता चल जाएगा, ओ ये चीज़ गर्म है, इसको टच नहीं करना है, उनको ऐसी सेंसेशन हो जाएगी। तो मल्टीपल उनकी स्ट्रेटजीज होती है, और आपकी वे ऑफ थिंकिंग होता है जिसका वे आपका यूज़ करते हैं। ओके, तो सिंगलर्स का व्यू थिंकिंग, चेंज मैकेनिज्म एंड सेल्फ मॉडिफिकेशन था। थिंकिंग में क्या होता है, ये भी आपको पता है, थिंकिंग हम कैसे सोचते हैं। अब हमारे अंदर, अब आप मुझे दिखते नहीं, तो आपके प्रति मेरे थॉट्स आते हैं। आप मुझसे मिलते नहीं, आपको क्या पता था कि कौन अमीषा है, कहाँ की अमीषा है, ठीक है। तो आपकी थिंकिंग क्या होता है, थिंकिंग आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। आप जब तक, देखो सिंपल सी बात है, आपके, अब मुझे क्या पता कि मुंबई में कितने इंसान हैं, एक मैं उनसे मिलूंगी, या आपके अपार्टमेंट में मुझे किसी का नहीं पता आप जहाँ रहते हैं। तो मुझे, अब मैं मुंबई आऊंगी, अब मैं आपके अपार्टमेंट को देखूंगी, वहाँ के लोगों से मिलूंगी, तो वहाँ के थॉट्स भी मेरे माइंड में आएंगे, है ना। मेमोरीज कैसे बनती है, जब हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तभी तो मेमोरीज बनती है। एक्सपीरियंस तभी तो हमारे ऐड ऑन होते हैं। अब मेरी किसी से मैं मिली ही नहीं हूँ, किसी की मुझे, मैंने शक्ल ही नहीं देखी है, तो उसकी मेमोरी कैसे मेरे माइंड में आएगी। तो यही थिंकिंग में होता है कि इट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सिग्नल थिंकिंग का ब्रॉड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। वे कहते हैं कि जब बच्चे किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं ना, नॉलेज को, वो इनकोड करते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं, तब वो थिंकिंग में इंगेज होते हैं। ऐसे नहीं होता है। बच्चे कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ उसको इनकोड करके, रिप्रेजेंट करके स्टोर करेंगे, तब वो थिंकिंग में इंगेज होंगे। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। हम सबसे पहले किसी चीज़ को इनकोड करेंगे, फिर उसके स्टोर, फिर उसके बाद उसको स्टोर करके, फिर हम, हमारे थिंकिंग में इंगेज होगा। स्टोर करने के बाद जब हम उसको यूज़ करेंगे, तभी तो हमारी थिंकिंग बनती है। अब मान लो मैंने एस्केलेटर का यूज़ किया है, किसी दूसरे बंदे ने एस्केलेटर का यूज़ किया, तो हम क्या बोलते हैं, इसकी थिंकिंग बड़ी बेस्ट है, इसका तो मुझे लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने वो चीज़ें, ऐसे लाइफस्टाइल नहीं बनता है, ऐसे थिंकिंग नहीं बनती है। थिंकिंग में हमेशा इंफॉर्मेशन से बनती है। और जब आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तब थिंकिंग आपका प्रोसेस, आपका माइंडसेट बनता है। तो ये सिगलर ने बताया है कि थिंकिंग बहुत हाईली फ्लेक्सिबल होती है। ये तो है नहीं कि हाँ भाई आज आपकी ये थिंकिंग है, कल आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सर्कमस्टांसिस इन एक्सपीरियंस आपके सेम तो होते नहीं है, वो आपकी चेंज होते रहते हैं, थिंकिंग भी आपकी चेंज होती रहती है। तो ये है इसमें आपकी थिंकिंग में। थिंकिंग के बाद आपका क्या, हाँ, इंडिविजुअलीज कैन पे अटेंशन टू ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी मोमेंट। जो इंडिविजुअली है, आप मल्टीटास्किंग बनो, अच्छी बात है, बट एक चीज का ध्यान रखना, मल्टीटास्किंग से आप अच्छे तरीके से, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो अच्छी नहीं होती है। ये फैक्ट है। मल्टीटास्किंग करने से आपका फोकस डाइवर्ट होता है। आप एक ही चीज पर एक ही टाइम पर फोकस करो, वो बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग से क्या होता है, आप 7 काम कर रहे हो तो 7 जगह आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है। अब 7 जगह आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है, तो माइंड को 7 जगह प्रोसेसिंग करनी होगी। अब 7 जगह प्रोसेसिंग करेगा, यानी 7 जगह ही इनकोड, 7 जगह ही स्टोरेज, 7 जगह ही रिट्रीवल, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और आपका कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता उन 7 के 7 कामों में से। हाँ, जब आप एक चीज, मल्टीटास्किंग बोल दे तो मल्टीटास्किंग एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं बंदे, मैं नहीं लेती इस चीज को कॉम्प्लीमेंट की तरह, मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव यहाँ अलग है। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, हमारे क्या होता है कि आपको एक टाइम पर एक ही टास्क करना चाहिए। क्यों एक टास्क करना चाहिए? क्योंकि एक टाइम पर आप एक टास्क करते हो तो इससे आपकी इंफॉर्मेशन, आपका अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि पूरा माइंड एक ही इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है ना। अच्छे तरीके से इनकोड करते हो, स्टोरेज करते हो, रिट्रीवल करते हो, बट आप साथ साथ खाना बना रहे हो, पढ़ रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, ये चीज़ें। यही तो बोलते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, लाइफ वाकई कॉम्प्लेक्स होती है और हम अपने सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं कि हमें मल्टीटास्किंग होना भी पड़ता है।
ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है बेसिकली, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इससे आपकी 5 काम कर दो तो 5 जगह प्रोसेसिंग होगी। और सिंपल सी बात है, जब आप इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग करवाओगे, माइंड है यार ये, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इतनी कैपेबिलिटी माइंड की नहीं होती है, तो ये थक जाता है आपका, टायर्ड हो जाता है, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छे तरीके से हो नहीं पाती। ये साइंटिफिक रीज़न था। थिंकिंग के बाद आपका होता है आपका चेंज मैकेनिज्म। चेंज मैकेनिज्म में क्या होता है कि in information processing the main focus should be on the role of mechanism of change in development, कि जब आपका मैकेनिज्म भी चेंज होते रहते हैं, जैसे आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हो तो आपकी थिंकिंग भी चेंज होती है। मान लो कि मैं यहाँ से आपकी अब केरला हूँ, तो केरला में वहाँ के लोगों के साथ रहूँगी तो वहाँ की मेरी थिंकिंग चेंज होगी। अब यहाँ से मैं केरला से मैं चंडीगढ़ जाऊँगी या उत्तराखंड जाऊँगी तो मेरी चेंजिंग थिंकिंग होती आपकी रहती है। तो ये चेंज मैकेनिज्म में यही आता है कि आपकी डेवलपमेंट है वो आपका चेंज होता रहता है थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने भी 4 मैकेनिज्म पर काम किया है। इसमें इनकोडिंग, ऑटोमेटाइजेशन, स्ट्रेटेजी, कंस्ट्रक्शन एंड जनरलाइजेशन। और थर्ड जो आपका पॉइंट है वो आपका बोलते हैं सेल्फ मॉडिफिकेशन, यानी खुद के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। तो ये आपकी सिगलर की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थ्योरी थी, जो इसके बारे में इन्होंने बताया था। ये बुक में बहुत कम दे रखी है, बट मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग तो यही थी। ओवरलैपिंग वेव थ्योरी, सिगलर्स के जो व्यू थे आपके, सिगलर के थिंकिंग, चेंज मैकेनिज्म एंड सेल्फ मॉडिफिकेशन। तो आज का टॉपिक ये हम यही समाप्त करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, क्रिटिकल लेंसेज, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये बेसिकली ये अप्रोच है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का मतलब होता है कि ये बटी हुई है। ये जो अप्रोच है कि इनकोडिंग में, उसके बाद आपका स्टोरेज में, उसके बाद आपका रिटर्न में, ये इंटीग्रेटेड आपकी नहीं है। इन्होंने फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल टास्क पर बहुत फोकस किए हैं। जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल टास्क होते हैं उन पर, जनरली स्पेसिफिक। इन्होंने बोला है कि बच्चे अपने कोग्निटिव एक्टिविटीज़ में बढ़ने और डेवलप होने के साथ साथ, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे से संभालते हैं। सोफिस्टिकेटेड वे से बहुत उस आपके वो संभालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो लेमरिस है, आर्सेनियो है, 2000 की बात है ये, हाँ जी ये रहा आपका। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक रिसर्च की थी, और इस रिसर्च में उन्होंने बताया कि सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से बेसिकली रिलेटेड थी, कि आप सोशल इंफॉर्मेशन यानी सोसाइटी से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट की हर फील्ड में सोशल, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने, जैसे आपने भी पहली थ्योरीज में देखेगा कि सोसाइटी का इफेक्ट होता है, कल्चर का इफेक्ट होता है आपकी, तो इन्होंने इन चीज़ों को सोसाइटी और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, ताकि आप बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। किसने? लेमेरिस एंड आर्सेनियो, इन दोनों ने किया था। सोसाइटी को और कॉग्निशन को मिलाकर बंदे के जो ब्रॉडली जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने का कोशिश किया था। तो एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च दास, नगरी और आपकी कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम इन्होंने बेसिकली दिया था, CS दास ने, और आपकी क्या बोलते हैं इसको हम, नालगिरी, नहीं 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 नहीं, नहीं हाँ, नागलिरी, 1997 में इसमें एक सिस्टम डेवलप किया था इन्होंने, CS कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इस असेसमेंट में इन्होंने जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इन्होंने टास्क बताए। देखो, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल लेंस फोन रखा, बट इसमें क्रिटिसिज्म वाली बातें नहीं दे रखी इतनी ज़्यादा, कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं असेसमेंट में, कोई भी टास्क जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में होता है, कि उसके बाद अटेंशन देते हैं, उसके बाद साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग, उसके बाद सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है। तो ये आपके अलेक्जेंडर लूरिया थ्योरी के उस पर आपकी बेस थी, ठीक है।
अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। डिलोन थे आपके 1988 में। इन्होंने क्या बताया कि बिहेवियर ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स का बिहेवियर होता है और नोविस जो नौसिखियाँ होते हैं, उनके फिजिकल प्रॉब्लम पर फोकस किया और रिपोर्ट किया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज जो होती है वो आपका 14 डिफरेंट प्रोसेसेस के टर्म में एनालाइज आप उसको कर सकते हो। उनके रिजल्ट हाई स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्मुलेट किए गए ह्यूमन कोऑर्डिनेशन की फील्ड में ये बहुत मैकेनिस्टिक थे। इन्होंने मेंटल प्रोसेस पर फोकस किया था बेसिकली, ना कि बिहेवियर आउटकम पर। बस सारा ही ध्यान अब आई है इसकी क्रिटिकल लेंसेज। इन्होंने बेसिकली किस पर फोकस किया था, इन्होंने सारा फोकस ही तो मेंटल प्रोसेस पर किया था। ऐसे मेमोरी आती है, ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन सेट होती है, बट इन्होंने बिहेवियरल आउटकम्स पर कोई फोकस इनका नहीं था। तो ये था इन, और इसका इकोलॉजिकल वैलिडिटी की कमी थी और आपकी जो बेसिक ह्यूमैनिटी की कमी थी। अब बेसिक ह्यूमैनिटी की कमी में क्या आता है आपका, बेसिकली इसमें यही आता है कि आपकी क्या बोलते हैं, उन्होंने जैसे ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से किया था ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में कंपैरिजन, तो इसमें ह्यूमैनिटी की कमी है वो तो। आप एक ह्यूमन माइंड को कैसे आप कंप्यूटर माइंड से कंपैरिजन कर सकते हो, वहाँ उनके पास इमोशंस नहीं होते हैं बट आपके पास इमोशंस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके उसमें थी। तो दीज थ्री अप्रोचेस एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो थ्री अप्रोचेस मैंने आपको बताई है, इनका यूज़ किया गया था कोग्निटिव डेवलपमेंट को के प्रोसेस को समझने के लिए, उनके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। वाइल ऑल द अप्रोचेस, जबकि जितनी भी अप्रोचेस थी उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए, लाइक पियाजे, वाइगोत्स्काई। अनपैरेलल इनका इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन था। तो ये टॉपिक हमारे यही ख़त्म होता है। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।